3 मार्क्स। कबीर के पदों का संकलन बीजक कहलाता है, सही है। इसमें डिपेंड करता है कि नंबर देने वाला सिर्फ इतनी बात पर बीजक पर आपको पूरे नंबर दे दे, या हो सकता है वो आपसे उम्मीद कर रहा हो कि आप इसके बारे में लिखें कबीर कौन थे, या बीजक क्या है, बीजक के बारे में लिखें। बीजक के 3 हिस्से हैं, इसका नाम क्या है, साखी, सबद, रमैनी। ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर एक्सपेक्ट करे आपसे कि हाँ आप ये भी बताएं, तब शायद वो 3 दे। सिर्फ बीजक लिखने पर ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 नंबर आपको इस पर दे दे। मैं हालांकि आपको 3 ही दे रहा हूँ। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे, ठीक है, सही है, लेकिन पुनः यही बात लागू हो जाती है। बता देना चाहिए आपको सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत के पंजाब में गुरुदेव नानक जी ने की थी। इस तरह से करके आपको थोड़ी सा लिखना चाहिए। हो सकता है इस पर वो आपको 3 में से 3 दे दे, हो सकता है कम दे। मैं आपको हालांकि 3 ही दे रहा हूँ। सभी मनुष्य में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है, परंतु उसके गुणों, श्रेष्ठ गुणों को ही नैतिक सद्गुण कहा जाता है। ये उतनी अच्छी परिभाषा नहीं है, बल्कि कई मामले में गलत भी है, परंतु 1 नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। बार बार ये गलती नहीं करेंगे कि नागरिक, इसको क्या करना चाहिए, आपको काट ही दीजिए। आप नए सिरे से लिखिए, काटना भी है तो जैसे मैंने काटा, ये सिर्फ आप उसको इतना बस कर दीजिए। उसके आगे से आपको लिख लेना चाहिए दैट इज नागरिक घोषणा पत्र एक लिखित दस्तावेज होता है। इसमें और शब्दों को ऐड करिए। नागरिक जो घोषणा पत्र है वह शासन द्वारा तथा उसके समस्त विभागों, कार्यालय, मंत्रालय इत्यादि को जारी किया जाने वाला एक सार्वजनिक दस्तावेज होता है। ऐसा लिखना चाहिए आपको कि यह एक सार्वजनिक दस्तावेज होता है जिसमें संबंधित विभाग, मंत्रालय इत्यादि के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, परामर्श, शिकायतें इत्यादि संबंधित विधिवत या क्रमबद्ध जानकारी का विवरण या जानकारी दी जाती है। ऐसे करके लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 था कि लोक प्रशासन में नैतिक दुविधा को समझाइए। नैतिक दुविधा को बताइए। नहीं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। ये इसको इस तरह से बताना चाहिए कि जब एक से अधिक सही विकल्प उपलब्ध हो, यानी विकल्प कितने, एक से ज़्यादा हो, दोनों क्या हो, सही हो, तथा ऐसे मामलों में ना तो कोई पूर्व नियम हो, ना कोई पूर्व निर्णय आया हो, ना ऐसी कोई पूर्व गाइडलाइन हो, तब वहाँ पर एक दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है। नैतिक दुविधा उस मामले को कहते हैं विशेषकर जब एक से अधिक सही विकल्प हों और एक और प्रशासनिक पक्ष या जो दोनों सही विकल्प हैं वो दोनों ही नैतिक रूप से सही आ रहे हों। एक में आता है नैतिक हित सार्वजनिक रूप से, जबकि दूसरे वाले में आता है व्यक्तिगत। यदि ये करते हैं तो सार्वजनिक हित का आप देखेंगे कि उसको साथ में कहीं ना कहीं एक कमी हो जाती है, या सार्वजनिक हित को पूरा कर रहे हैं तो व्यक्तिगत हित किसी का बाधित हो रहा है, परंतु दोनों नैतिक रूप से सही होने चाहिए। ऐसे में पूर्व निर्णय या पूर्व कोई नियम, कानून इत्यादि ना होने के कारण बड़ा असमंजस की स्थिति होती है कि हाँ क्या किया जाना चाहिए। ऐसी वाली जो दुविधा को ही नैतिक दुविधा कहते हैं। कुछ इस तरह से लिखना चाहिए था। उच्च मूल्य, उच्च मूल्य को सही शब्दों में अगर लिखना चाहें तो मेरे ख्याल से 2 कीवर्ड यूज करने चाहिए कि मनुष्य के सर्वोच्च नैतिक आदर्श जो सार्वजनिक रूप से मान्य हो, ठीक, उन्हें क्या कहा जाता है, उच्च नैतिक मूल्य। तो 3 वर्ड आए देखो, सर्वोच्च, नैतिक आदर्श, सार्वजनिक रूप से मान्य। इन वर्डों को उपयोग करना सीखिए। जब इस तरह से लिखेंगे तो आपका एक आंसर काफ़ी ठीक ठाक होगा। हालांकि ये सही लिखा है आपने, और उसको और अच्छे से लिखने का तरीका ये बताया है। इसमें पूछा गया था कि आचरण संहिता की भूमिका क्या है। आचरण संहिता की भूमिका किस चीज के लिए होती है? देखिए, आचरण संहिता होती है लोक सेवकों के लिए, ठीक, यानी लोक सेवकों से ही रिलेवेंट होने वाली उसकी भूमिका जो भी है, ताकि लोक सेवक अपने
पद का दुरुपयोग होने से रोक सकें, कोई गलत कार्य ना करें, या उनको कम से कम एक प्रकार का मार्गदर्शन मिले कि क्या कार्य किया जाना चाहिए, किस रूप में किया जाना चाहिए। इसके लिए क्या बनाई जाती है? आचरण संहिता। तो आचरण संहिता की भूमिका यही है कि लोक सेवकों के लिए एक दिशा निर्देश होता है जिसकी अपेक्षा की जाती है कि वे पालन करेंगे। इससे उनके कार्यों में गुणता आती है, गुणवत्ता आती है, कुशलता आती है, तथा नैतिक रूप से उनका पक्ष एक आदर्श या अच्छा बना रहता है। ऐसा करके आपको लिखना चाहिए। क्वेश्चन था आचरण और अनुशासन में को परिभाषित करिए। आचरण क्या है? आचरण एक व्यक्तिगत पहलू है, ठीक, जबकि अनुशासन जो है वह एक सार्वजनिक पहलू है, खासकर किसके लिए? लोक सेवक या किसी भी ऐसे कर्मचारी के संदर्भ में जो किसी कार्यालय, किसी संगठन का हिस्सा है या उससे जुड़ा हुआ है। देखिए, मानव व्यवहार को लक्ष्य प्राप्त करने, लक्ष्य बस आपने लिखा है तो उसमें ये समझ में नहीं आया कि पॉजिटिव लक्ष्य की नेगेटिव लक्ष्य, किस प्रकार के लक्ष्यों की बात कर रहे हैं, है ना। सार्वजनिक लोक महत्व के, मानवीय आदर्शों के, मानवीय मूल्यों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंदर से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, अंदर से, दैट इज आंतरिक, उसे ही क्या बोल देते हैं अपन? दैट इज आंतरिक अभिप्रेरणा के रूप में जाना जाता है साहब, ठीक है, जो हमें अंदर से प्रेरित करे आगे बढ़ने के लिए, कुछ कार्य को बेहतर से बेहतर करने के लिए। क्वेश्चन सत्यनिष्ठा पर था। देखिए, ये अच्छा लिखा है, अपने कर्तव्यों पर, अपनी संहिताओं पर, जो लोक सेवक की संहिता वाली बात कही थी, आचरण संहिता, संहिताओं पर, नियम कानूनों पर, संवैधानिक मूल्यों के पालन के लिए अडिग रहना, वही चीज़ क्या है? एक लोक सेवक के लिए सत्यनिष्ठा होती है साहब जी। सत्यनिष्ठा का अर्थ यह भी होता है कि जो आंतरिक, यानी जो लिखित कानून हैं, जो आंतरिक पहलू, उनकी बाह्य जो हमारा बिहेवियर, उससे सुसंगति का होना, उस हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक है। इसमें नंबर आपको पूरे मिल सकते हैं। थोड़ी सा इसको और डिस्क्राइब कर देते, सिर्फ इतना नहीं लिखिए, इसमें बताइए आपको कि हाँ विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 11 सितंबर 1893 वाली आपको डेट बता देनी चाहिए, अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। तो इस तरह से कुछ बताते तो शायद हो सकता है इसमें वो सिर्फ आपके लिखने पर शिकागो अमेरिका में आपको पूरा नंबर वो दे दे। जब आपने शिकागो लिखा तो उसके ऊपर ऐसा लग रहा है बिंदी की वजह आपने ये रा की रेफ लगाई है, तो ये थोड़ी सा इस बात का ध्यान रखें। 3 कृतियाँ पूछी गई हैं, ठीक है, चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी सही, इसमें कोई गलती नहीं है, और चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ तुलसीदास जी के द्वारा लिखित 3 प्रसिद्ध या प्रमुख रचनाओं के नाम ये हैं साथ ही। तो सबसे पहले रामचरितमानस बताया, सबसे टॉप उनकी आती है, उसके बाद में अपन ने ठीक बताया। सही है। अक्टूबर की स्पेलिंग देख लीजिएगा। इस तरह से मत लिखिए कि छुपा कर अपन ने बिल्कुल लिखा, इसमें 8 अध्याय व 17 धाराएं हैं। यदि पहले से लिख रहे हो तो आपको विधिवत उसको यहाँ लिखना चाहिए। मान लीजिए भूल गए हैं, फिर लिख रहे हैं, तो फिर चला लेंगे अपन, ये है ना, सही लिखा, ठीक है, परंतु पहले से इसकी ड्राफ्टिंग करके रखिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इसमें तकनीक वाली चीज़ें लिखनी चाहिए। ये रिपीटेड हो गया है आपका, ऊपर आ चुका है। रेटिफाइड ठीक लिखा है। यदि आपको हिंदी वाला वर्ड याद आ जाए कि अभी प्रमाणित करना है तो लिख दें, वो ज़्यादा सही है, पर ठीक है। कंफ्यूजन थोड़ी सा बड़ा अपना आया, वर्ड लिमिट क्रॉस कर गए हैं।
5 व्रत नहीं महाव्रत पूछे थे पहली बात तो। ठीक है, काफ़ी अच्छा है ये कि डर में या भय में, हास्य में, व्यंग में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। सिंप्लीफाइड लिखिए। हाथ नहीं लगाना मुहावरेदार की बजाय ग्रहण करना थोड़ी सा। ये ठीक है, वर्तमान में आज भी यह प्रासंगिक बने हुए हैं, तो इनको अपन देख सकते हैं कि इनमें से कई जो हैं आज भी आधुनिक मानवीय सभ्यता के लिए या मानवीय समाज के लिए या विश्व के लिए आज भी प्रासंगिक बने। थोड़ी सा इस तरह से ऐड कर देते। अच्छा आंसर लिखा है आपने ये। हैंड राइटिंग पर वर्क करिए। नैतिक मूल्य की परिभाषा कमजोर है। सर्वोच्च मानवीय आदर्श नैतिक मूल्य कहलाते हैं किसी व्यक्ति के लिए जो कि सार्वजनिक जीवन के लिए, सार्वजनिक कल्याण के लिए हों। फुल स्टॉप वगैरह कॉमा का ध्यान रखें। दूसरों की स्पेलिंग देखें। ठीक है, ठीक है, अच्छा डायग्राम है। और लिख सकते थे विशेषताओं में। कर्मचारियों तो लोक सेवक सभी शामिल है। प्रशासन समन्वय स्थापित करना। ठीक है, आपसी विश्वास, सौहार्द, कुशलता को बढ़ाना। ठीक है, लक्ष्य की प्रतिबद्धता, कर्मठता। फिर भी आंसर थोड़ी सा देख लीजिएगा, ज़्यादा वर्ड लिमिट को क्रॉस मत कीजिएगा। थोड़ी सा अलंकारात्मक उठाइए, प्रशंसा परक उठाइए बिगनिंग का, जो आपने यहाँ इंट्रो लिखा हुआ है कि एकात्म मानववाद के सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिए गए। बिल्कुल फ्लैट लिख दिया अपन ने। 20वीं शताब्दी के महानतम विचारक तथा एक क्रांतिकारी चिंतक, दार्शनिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा एकात्म मानववाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, दिया गया। कुछ इस तरह से आप लिखिए तो एक अलंकार परक हो जाएगा, ये काफ़ी ठीक कहलाएगा और ये सही भी शब्द उनकी पर्सनैलिटी को, उनके द्वारा देश के लिए, राष्ट्र के लिए दिए गए योगदान के लिए सुशोभित भी करते। तो कुछ इस तरह से शब्दों से इसको बिगनिंग को उठाइए। तो एक फर्स्ट एट साइट बिगनिंग की जो लाइन पढ़ती थी अच्छा लगेगा जांचने वाले व्यक्ति को। एकात्म मानववाद का अर्थ है तो इसको लिखना चाहिए कि उनके अनुसार एकात्म मानववाद का अर्थ यह था। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा डायग्राम है। इस प्रकार दीनदयाल ने मानव के विकास किए जाने पर बल दिया। वर्तमान में संकल्प सिद्धि कार्यक्रम इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, थोड़ी सा कंक्लूजन कमजोर है। इसमें शब्दों की जो इंटेंसिटी हो, आपकी तीक्ष्णता हो, उसको बढ़ाइए थोड़ी सा, उसमें गुणता लेकर आइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा आपने इसी को लिखा हुआ कंक्लूजन को अगर अपन कुछ इस तरह से लिखने का प्रयास करें कि उनके द्वारा दिया गया यह सिद्धांत न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व में समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि विश्व के बहुजन समुदाय या भारत की बहुसंख्यक आबादी और भारत की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान इसमें बताया गया, जैसे गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि को लेकर उन्होंने बहुत सारे एक व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किए हैं, जिसमें व्यक्तिगत भूमिका यानी एक व्यक्ति की भूमिका तथा संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण मानवता को उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ में से जोड़ा है।
तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि उनका सिद्धांत यह किसी एक व्यक्ति विशेष न बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी है और आज भी यह प्रासंगिक है। इसलिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रोग्राम उनके इन दर्शन के या विचारिक या चिंतन के आधार पर चलाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल संकल्प सिद्धि कार्यक्रम और नीति आयोग, ये उन्हीं की अवधारणा पर आधारित है। कुछ इस तरह से लिख के आपको से एंड करना चाहिए, फिर भी अच्छा लिखा है ये आंसर। कॉमा वगैरह लगाइए। बुद्धिमत्ता एक साथ आएगा, थोड़ी सा देखें इस चीज़ में गलती नहीं हो। जब आपने एक बार ऊपर ये बता दिया तो अलग से उसके लिए परिभाषा को ऐड मत करिए, उसको सिंप्लीफाइड करिए, क्योंकि ये थोड़ी सा रिपीटेड है। केवल उत्तेजना उसको नियंत्रित नहीं करना है, व्यक्ति की भावनाओं को प्रबंधित करना है, अपनी भी और दूसरों की भी, ताकि बेहतर से बेहतर निर्णय लिए जा सकें, अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सके, कार्यों में कुशलता में वृद्धि की जा सके, है ना। तो ठीक है, एक अच्छे लोक सेवक में सामवेगिक बुद्धि का अच्छा प्रबंधन होता है या होना चाहिए, कुछ इस तरह से कंक्लूड आप कर सकते हैं। ठीक है आंसर। अंतरात्मा, अंतरात्मा कोई बौद्धिक निर्णय नहीं है, जो अपने बिगिनिंग में कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। इस पे चाहे तो एग्जामिनर नंबर काट सकता है। थोड़ा सा आंसर कमज़ोर है कॉन्सेप्चुअली। अंतरात्मा के बारे में जो कुछ भी लिखा है उसको और अच्छे से प्रस्तुत किया जा सकता था। चलिए देखिए, अगर इसमें अंतरात्मा के बारे में अपन को बताना हो तो अंतरात्मा क्या है? व्यक्ति का जो मन है, जो हृदय है और उसकी बुद्धि, उन सभी का जो मिलन होता है वह अंतरात्मा कहलाती है। कई बार इसे छठी इंद्री भी कहा जाता है। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। जब कई बार क्या होता है कि बुद्धि, हृदय इत्यादि के आधार पर कहीं पर व्यक्ति किसी ऐसी विषम परिस्थितियों में फंस जाए जहाँ पर कहीं ना कहीं एक दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाए और कई विकल्प सही नज़र आ रहे हों, यानी एक से अधिक विकल्प सही की स्थिति, तब वहाँ पर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा से भी वह निर्णय ले सकता है। अंतरात्मा उसके मन की आवाज़, उसके अंदर की आवाज़, जहाँ दो सही निर्णयों में से ज़्यादा श्रेष्ठ कौन सा है वह बताती है साहब जी। अंतरात्मा का निर्माण व्यक्ति के चरित्र, उसकी जीवन शैली, उसके परिवेश, उसको प्राप्त हुई ट्रेनिंग इत्यादि पर निर्भर करता है साहब। तो इस चीज़ को थोड़ी सा बताना चाहिए था अपन को शुरुआत में। तो वहाँ पर अपना ये बौद्धिक निर्णय मात्र जो है ना, यह है थोड़ी सा। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी के अंतरात्मा आप बता सकते थे। गांधी जी कई बार ऐसे निर्णय ले लेते जिसको दुनिया स्वीकार नहीं कर पाती साहब जी। चाहे चौरा के बाद वाली घटना को आप देखें, वापस ले लेना असहयोग आंदोलन को, तो उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का प्रयोग किया। तो उस चीज़ को थोड़ी सा बताना चाहिए अपन को। तो नैतिक रूप से एक से अधिक विकल्प सही होना और उस समय चुनाव करना एक श्रेष्ठ माध्यम होता है। क्या? अंतरात्मा, मन की आवाज़ कि हाँ, मुझे मेरे जो सिद्धांत हैं, मेरे जो उच्च आदर्श हैं, नैतिक सिद्धांत हैं, उनके आधार पर मुझे कौन सा विकल्प ज़्यादा सही लग रहा है, दो सही में से, वह चीज़ क्या कहलाती है? दैट इज़ अंतरात्मा की आवाज़ या अंतरात्मा का निर्णय। बाकी चीज़ें ठीक हैं।
इंट्रो थोड़ी सा बड़ा हो गया है यहाँ। कारण पूछा आपको, उसको जल्दी से 2 लाइन के पश्चात में आ जाना चाहिए। क्योंकि ये इजी टॉपिक है, इसमें कंटेंट आपके पास में काफ़ी रहता है, सभी बच्चों के पास रहता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। ये ऊपर का रिपीटेड डेटा आ गया आपका, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। ये बार बार इस तरह से नहीं लिखें ताकि स्पष्ट ना हो, ऐसा नहीं लिखें। स्पष्ट दिखना चाहिए क्या अपन लिख रहे हैं। कारक लिख रहे हैं, सृजन की चीज़ें लिख रहे हैं, जो भी है, घटक लिख रहे हैं, वो दिख नहीं रहा कि एक्चुअली अपन ने घटक लिखा है, जो भी है। मनोवृत्ति की विशेषताएं, तो ये चीज़ थोड़ी सा देखें। ता और लाम में भेद देख लीजिएगा थोड़ी सा अपना, जांचने वाले को। हालांकि जांचने वाला अधिकतम प्रयास करता है कि वो आपको सहयोग करे, परंतु फिर भी अपनी तरफ से किसी प्रकार की गलती ना हो, क्योंकि गलतियां होते होते फिर बढ़ती चली जाती हैं। इनको थोड़ी सा समझा देना था तीनों को। ठीक है, कोई क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, मनोवृत्ति का अर्थ बताना था अपन को। इसको थोड़ा सा और डिटेल बता देते तो और भी ज़्यादा अच्छा आंसर हो जाता। जैसे ये जो बातें आपने बताई हैं, 3 से 4 बातें, स्वामी दयानंद सरस्वती का सामाजिक दर्शन, उन्होंने नारा दिया, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, ये इसको सीधा सीधा आपको बताना चाहिए कि दयानंद सरस्वती जी प्रमुख, जो उनका संगठन आर्य समाज, स्थापना 1875, प्रमुख रचना डैश सत्यार्थ प्रकाश ब्रैकेट में हिंदी भाषा में, प्रसिद्ध नारा या प्रमुख वचन वेदों की ओर लौटो, है ना, लौटो स्पेलिंग थोड़ी सा। उसके पश्चात में आपको उठाना चाहिए कि हाँ, उनके चिंतन, उनके दर्शन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, या उनके अध्ययन या उनको सुनने के पश्चात में हमें उनके दर्शन के बारे में ये जानकारियाँ मिलती हैं। अब उसको एक एक करके अपन देखते हैं कि उन्होंने इन बातों का सपोर्ट किया, इन बातों का विरोध किया। फॉर एग्जांपल जाति प्रथा, ठीक है, राष्ट्रीय एकता, ठीक, और भी कारण थे, उसी अपन बता सकते हैं। समाज के प्रति महिला पुरुष की समानता वाली बात अपन ने कही, स्त्री शिक्षा वाली बात कही, बाल विवाह इत्यादि वगैरह रोकने की बात कही, महिलाओं को आगे बढ़ने संबंधी अधिकार, समाज के वंचित वर्ग को समाज से जोड़ना, राष्ट्र के साथ जोड़ना, सबका एक साथ मिलजुल कर काम करना। वर्णवाद की उन्होंने बात कही है, लेकिन वर्णवाद उन्होंने कर्म के आधार पर कहा है, ना कि जन्म के आधार पर। तो कुछ इस तरह की चीज़ों को बताना चाहिए जो कि राष्ट्र में यूनिटी को, संवैधानिक मूल्यों को, संविधान की जो प्रस्तावना है, धर्मनिरपेक्षता है, एकता है, उसको बताएं, न्याय की अवधारणा है, उसको सिद्ध कर रहे हो। वह जो है समाज से जुड़ा हुआ होगा, तब वह समाज का दर्शन कहलाएगा कि समाज को उन्होंने क्या संदेश दिया था। और बेहतर इसको लिखा जा सकता था, क्योंकि ये ट्रेडिशनल टॉपिक, इस पर क्वेश्चन आता ही है, तो इसको लिखने की और कम से कम शब्दों में समाहित करने का प्रयास करिए। फैक्ट फिर भी ठीक है, सजगता प्रदान करते हैं, हमको प्रेरणा प्रदान करते हैं, आज भी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। कुछ इस तरह से आपको कंक्लूड करना चाहिए उस चीज़ को। 3 नंबर भी दे सकता है एग्जामिनर, हालांकि मैं आपको 4 दे रहा हूँ।
चलिए देखिए, यहाँ पे थोड़ी सा अपना आंसर उतना ठीक नहीं आया है। देखिए, अनेकांतवाद यानी अनेक प्रकार के वाद, यानी किसी भी विषय में अनेक बातें कही जा सकती हैं, तो उसे ही कहा जाता अनेकवाद, अनेकांतवाद। इसका बहुत सिंपल सा आपको इंट्रो उठाना चाहिए कि जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत कहलाता अनेकांतवाद, जो कि किसी भी सत्य को देखने के संदर्भ में सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है कि किसी भी विषय, वस्तु इत्यादि के बारे में एक से कई गुना अधिक बातें सत्य हो सकती हैं। उन्होंने इसमें 7 इसके पक्ष माने हैं, ठीक है। उसकी चीज़ को आपको बताना चाहिए कि किसी भी वस्तु या इत्यादि के बारे में उन्होंने बताया है 7 प्रकार की बातें। कौन कौन सी? वे हैं डैश, कोई भी चीज़ के सिद्धांत के बारे में, पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा है और नहीं भी, चौथा कह नहीं सकते, पांचवा है परंतु कह नहीं सकते, छठवा नहीं है परंतु कह नहीं सकते, और सातवां है भी, नहीं भी और कह भी नहीं सकते। इस प्रकार से उन्होंने किसी भी विषय वस्तु के बारे में 7 पहलुओं को, 7 फोल्ड्स के बारे में बताया हुआ है। अनेकवाद उन्होंने प्रस्तुत करें कि किसी भी चीज़ के बारे में कोई एक बात 100% गारंटी के साथ में या निश्चितता के साथ में नहीं कहा जा सकती, केवल सत्य एक ही पहलू पर आधारित है। किसी भी सत्य या किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के संदर्भ में 7 प्रकार की बातें सत्य हो सकती हैं, वो कि यह है। यह दुनिया के समस्त चीज़ों पर यह सिद्धांत लागू होता है। और अब इसके बाद में आपको समझाना चाहिए कि इसका महत्व क्या है अनेकांतवाद का, तब और आज। इससे देश की अनेक समस्याएं, व्यक्ति की अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है तथा व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्तियों में होने वाला आपसी विवाद, हिंसा, एक दूसरे को गलत ठहराना, निंदा इत्यादि, क्योंकि व्यक्ति किसी भी विषय के बारे में 1 या 2 पहलू जानता है, जबकि सत्य उन्होंने कितने प्रकार के बता दिए, इस प्रकार से 7 वाद हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु को हमें इन 7 पहलुओं के आधार पर ग्रहण करना चाहिए, ना कि केवल 2 पहलू हम जानते हैं उसके आधार पर पक्ष लेते हुए हमें किसी से लड़ना चाहिए, बहस करनी चाहिए, तर्क वितर्क या कुतर्क करना चाहिए साहब जी। इस प्रकार से उन्होंने बताया है कि सत्य बहुआयामी है और उसके कम से कम कितने हिस्से हो सकते हैं, कितनी दिशाएं हो सकती हैं, 7 प्रकार की बातें हो सकती हैं। तो ये वाले मामले को आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए था, अपनी तरफ से और कुछ एग्जाम्पल देने चाहिए थे, संविधान के, उच्च मूल्यों के, नैतिक सिद्धांतों के, जो पेपर 4 एथिक्स का पहलू है, तो वो ज़्यादा एक बेहतर आंसर आपका बन के आता। देखिए, ये जो अपन लिख रहे हैं, ट्रस्टीशिप एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जिसे गांधी जी द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसको ना शॉर्ट में लिखिए, ट्रस्टीशिप गांधी जी द्वारा प्रतिपादित एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है। तो पहली बात तो ये वाक्य जो सही होगा आपका, ग्रामेटिकली आपका करेक्ट वाक्य होगा, क्योंकि ये वाला आपका जो वाक्य है ये गलत है। ग्रामर की दृष्टि से देखा जाए, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से, वाक्य के तरीके की दृष्टि से वो गलत लिखा हुआ। कौन सी चीज़ पहले आई, कौन सी बाद में, उसका सीक्वेंस सेट करना सीखिए। एक जनरल लैंग्वेज में अपन डेली लाइफ में जो बात करते हैं वही शब्द अपने आ जाते हैं, तो वो कई बार अपन वैसा लिखने लग जाते हैं। तो पहली बात तो इस चीज़ को देखिए, और दूसरी बात जो तरीका मैंने कहा कि सीधा सीधा लिखिए कि गांधी जी द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप जो है एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है, जिसे उन्होंने फलाने फलाने डेट को 1918 में अहमदाबाद फलाना फलाना मूवमेंट था, उसमें ये सब चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी उठाकर था। यह अमीर लोगों को एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा वे गरीब असहाय लोगों की मदद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये गांधी जी द्वारा आध्यात्मिक दर्शन को दर्शाता है। गांधी ने ट्रस्टीशिप की प्रेरणा, ठीक है, गांधी जी ने, गांधी जी को, थोड़ी सा देख लीजिएगा, ठीक है, उतने अच्छे से समझा नहीं पाए। देखिए, ट्रस्टीशिप क्या था कि जो भी पूंजीपति हैं, अमीर लोगों की बात उन्होंने मात्र नहीं की थी, जो भी पूंजीपति हैं उनको कहता है कि वे किसी भी व्यापार, इंडस्ट्री, कारखाने इत्यादि के मालिक नहीं हैं, बल्कि वे इसके ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी मतलब डायरेक्टर हैं, ठीक है। उनका कार्य यह होता है कि अपने कार्य के लिए वो न्यूनतम पारिश्रमिक लें तथा जो भी धन वो कमा रहे हैं लाभ के रूप में, वो भी कंपनियां या संस्थाएं या फैक्ट्री कारखाने जो भी हैं, वह धन आम जनता के, नागरिकों के समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उसको उपयोग करें, प्रबंधित करें, मैनेज करें, ना कि उसके स्वामी बन के बैठ जाएं और उसका उपभोग करें साहब। तो एक गांधी के द्वारा दिया गया सामाजिक आर्थिक नैतिक दर्शन था, जो कि आर्थिक सिद्धांतों को कुछ इस तरह से प्रस्तुत करता था कि व्यक्तिगत संपत्ति के स्थान पर सार्वजनिक उपयोग, सार्वजनिक कल्याण और पूंजी का सार्वजनिक दृष्टि से उपयोग किए जाने जैसे सिद्धांत को दर्शाता है। तो कुछ इस तरह से आपको लिखना चाहिए था। तो जो बात मैंने कही वो बिल्कुल शॉर्ट में आप उसको समझ लें कि ट्रस्टीशिप का मतलब है कि मालिक नहीं है, बल्कि आप क्या है, उसके ट्रस्टी हैं, और आपको यह भूमिका दी गई है, आप यहाँ पर एज अ लीडर हैं साथ ही, ना कि मालिक के रूप में है, और आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, ये शब्द यूज़ करिए जो पेपर 4 के पार्ट हैं, है ना। आपका कर्तव्य है
मानव होने के नाते, मानवता के नाते, एक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर आपका कर्तव्य है कि उस धन का आप अधिकतम प्रयोग किस चीज़ के लिए करें? लोगों के, अधिकतम लोगों के कल्याण के लिए। सर्वोदय, अंत्योदय जो बात कही, समाज के वंचित वर्ग, जो 6 मैंने आपको बताया, समाज के वंचित वर्ग, महिला, बच्चे, पिछड़े, गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति इत्यादि, उनके लिए, उनके कल्याण के लिए करिए, ताकि इससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। कल्याणकारी राज्य का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हाँ सरकार बस करेगी। कल्याणकारी राज्य का मतलब यह भी है कि आम नागरिक जो है, जो कि सक्षम नागरिक है, वह समाज को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। तो जितने भी पूंजीपति थे उस जमाने के, जो तब भी और आज भी, उनके लिए गांधी जी के द्वारा नैतिक सिद्धांतों के आधार पर दिया गया एक संदेश था साहब, दैट वाज ट्रस्टीशिप। यह तब भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है। आज भी दुनिया के विभिन्न प्रकार की समस्याएं, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं देश में, पूंजी का अभाव, तकनीकों का अभाव हो, इसके माध्यम से पूरा हो सकता है। इवन पर्यावरण की समस्या भी हो सकती है कि साहब जी विलासतापरक जीवन ना जिए क्योंकि आप अमीर हैं या कंपनी फैक्ट्री के मालिक हैं, बल्कि उस धन का उपयोग किसके लिए करिए? जनता के लिए। तो बहुत सारा वर्गवाद, विद्वेष इत्यादि काफ़ी कम हो सकता है, और बहुत सी समस्याओं का, राष्ट्रीय समस्याओं का और मानव की समस्याओं को, पूरी पृथ्वी की समस्याओं का समाधान हो सकता है साहब इस दृष्टिकोण से। कुछ इस तरह से आपको बताना चाहिए, ऐसे कुछ शब्द यूज़ करिए तो एक आंसर एक अच्छा बेहतर स्वरूप ग्रहण करेगा साहब, उसमें नंबर शायद अच्छे मिलें। ठीक है जी, लास्ट में लिखा है तो समय कम बचा होगा आपके पास में, और इसको समझाना चाहिए था, काफ़ी शॉर्ट हो गया ये। समाज या सामाजिक दर्शन क्या होता है, पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए साहब, चाहे वो कबीर का पूछे, चाहे अम्बेडकर जी का, चाहे गांधी जी का, चाहे गुरुदेव का, चाहे दयानंद सरस्वती जी का, सामाजिक दर्शन क्या होता है? सामाजिक दर्शन वो समस्त चीज़ें आएंगी, वो समस्त कार्य आएंगी जो समाज के कल्याण, उसको आगे बढ़ाने, उसकी समस्याओं को दूर करने और उसके कल्याण के लिए जो भी योगदान होगा, वो सब की सब चीज़ें समाज में आएंगी, सामाजिक दर्शन के अंतर्गत आएंगी। इस बात को समझिए साहब जी। तो जब भी कोई सामाजिक दर्शन पर आंसर लिखें आप, चाहे अम्बेडकर जी का लिखें, चाहे गांधी जी का लिखें, चाहे कबीर का लिखें, तो कबीर ने समाज को क्या उपदेश दिए, क्या राह बताई, व्यक्तिगत रूप से भी और सार्वजनिक रूप से भी, कि जिसमें सबका कल्याण निहित हो, और लोगों ने इसको फॉलो किया। आज भी वो आदर्श है साहब, इसलिए समाज को इससे लाभ हुआ। समाज के प्रति उनकी सोच को ये दर्शाता है, समाज के दायित्वों को, समाज के कर्तव्यों को दर्शाता है, क्योंकि अधिकारों की बात तो हर कोई करता है। तो ये जो दायित्व है समाज के प्रति, लोगों के प्रति, उन लोगों के प्रति भी जिनको हम नहीं जानते, वही क्या सामाजिक दर्शन है, समाज के प्रति दर्शन है। लोक सेवक के बारे में भी बिल्कुल यही चीज़ होती है साहब जी, एथिक्स और इंटीग्रिटी जो देखा अपन ने, और मॉरल्स। मैंने आपको बताया था मॉरल्स और एथिक्स। मॉरल्स है ना नैतिकता। नैतिकता का मतलब क्या था? नैतिकता मतलब कि जिन्हें आप जानते हो उनके साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। क्योंकि एथिक्स क्या है, नीतिशास्त्र क्या है? जिन्हें आप जानते हो चाहे ना जानते हो, उनके साथ भी आप कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, कैसे पेश आते हैं, वह है। तो समाज के साथ आपको क्या करना चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए, क्या उसके लिए कल्याणात्मक करना चाहिए, यही उनका सामाजिक दर्शन कहलाता है। कि आप समाज को क्या सकारात्मक दे रहे हैं, सकारात्मक ना कि नकारात्मक। ये तो हिटलर का भी योगदान नहीं तो फिर तो ये चीज़ को सामाजिक दर्शन के रूप में समझिए और फिर उत्तर लिखने का प्रयास करिए, तो काफ़ी ब्रॉड डायमेंशन में अपना आंसर आ जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो एक और तरीके का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बार बार ब्राह्मणवाद आ गया है साहब जी, है ना। एक तरीका और हो सकता है कि सामाजिक आर्थिक नज़रिया क्या हो सकता है, ठीक, सत्य, अहिंसा, इनके संदर्भ में आज का वंचित वर्ग के यदि हम देखें, पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में देखें, महिलाएं, अशिक्षित, उनके संदर्भ में क्या कहा है साहब जिन्होंने, शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या कहा, ये बताइए। वो साहब पढ़ाई करने मात्र शिक्षा नहीं है, प्रेम पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, कुछ ये चीज़ों को अपन को बताना चाहिए। अहिंसा वाली बात कही है, सत्य के संदर्भ में उन्होंने कहा है, वाणी कैसी अपन को बोलनी चाहिए साहब जी, मन का आपा, है ना। तो ये चीज़ों के संदर्भ में अपन को लिखना है कि समाज को ये सिखाया है साहब। तो एक आंसर अपना एक सही डायमेंशन में आएगा और मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। पहली बात तो छोटे छोटे से पैराग्राफ लिखिए ताकि उसका जो लेआउट है, लुक वाइज है, वो आंसर आपका सही से दिखे, सिस्टमेटिक। और लाइनें छोड़िए, यहाँ पर आपने एंड किया, उसके बाद में जो अगला स्टार्ट करना है एक लाइन छोड़ दो बीच की, ठीक। यहाँ पर अपना तीसरा विकल्प आया है, ये दूसरा विकल्प जो है थोड़ी सी एक लाइन छोड़कर लिखे, तो एक लेआउट वाइज, मतलब अंदर क्या लिखा वो कितना अच्छा वो बाद में देखेंगे। ऊपर से देखने में एक अच्छा लग रहा है, उसका डिज़ाइन ऊपर से काफ़ी सुंदर सा लग रहा है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। केस स्टडी में
ये चीज़ काफ़ी है। पुनः वही चीज़, यदि ऐसा अधिकारी होने के नाते हमारे हाथ में हो, ये चीज़ पहले आनी चाहिए थी और पहले वाला सेंटेंस बाद में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर प्रकरण अध्ययन में आपको पहले भूमिका बनानी चाहिए थी कि उपरोक्त प्रकरण को देखते हुए इसके 3-4 विकल्प या 3-4 प्रमुख विकल्प इसके हो सकते हैं जिन पर हम एक एक करके विचार कर लेते हैं। तो ये चीज़ अपन को बताना चाहिए। पहला विकल्प जब आप बताने वाले तो उसके बाद में डैश करके लिखा कि ऊपर प्रकरण में जिस तरह से दिया गया है, महिला की मजबूरी या उसकी परेशानी या उसका नैतिक कारण कि अपने बच्चों को लेने जाती है, इसके कारण वो लेट हो जाती है, तो ऐसी थोड़ी सी भूमिका बनाते हुए फिर आप विकल्प प्रस्तुत करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है ये। काफ़ी अच्छा आंसर है। 12 नंबर तक मिल सकते हैं इसमें। एक बार नंबर देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तीन 3 6 3 9 1 10 12 2 14 16 2 18 19 19 2 21 21 3 24 3 27 30 33 36 36 4 40 40 5 45 45 4 49 49 49 4 53 53 और 5 58 58 58 और 4 62 और 3 65। ये 4 नंबर हैं। 65 और 4 69 69 69 और 5 74 74 74 और 5 79 79 और 4 83 अगेन 4 87 और 3 90 4 94 3 97 97 और 12 आपके टोटल नंबर हो जाते हैं 109 आउट ऑफ 150। काफ़ी उदारता से मैंने इसमें नंबर दिए हुए हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर के माइंड सेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो उतना उदार होकर नंबर दे रहा नहीं दे रहा। फिर भी अगर 109 नंबर आपको इसमें मिल रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छे नंबर कहलाते हैं। परंतु कई गलतियां मैंने जो देखी मैंने बताई हैं, उसको सुधारने का आप प्रयास करिए और कुछ उस तरह से एक इंट्रो बनाइए, उस तरह से उसकी मेन बॉडी, उसका डायमेंशंस और भी डायग्राम्स उसके बनाने का प्रयास करिए और वैसा कुछ कंक्लूजन लिखिए। जो शब्दावली मैंने आपसे कही, चाहे संविधान की हो, चाहे जो पेपर 4 के शब्द हैं, रिलेवेंट शब्द हैं, उनको यूज़ करिए क्योंकि आप पेपर 4 लिख रहे हैं। और वर्ड लिमिट का थोड़ी सा ध्यान रखें, लेआउट के बारे में ध्यान रखें कि हाँ देखने में सुंदर दिखे, भले उसके अंदर आपने क्या लिखा वो बात का पहलू है। फर्स्ट एट साइड जब नज़र पड़ रही है, आपके पास में पर्याप्त पेज या पर्याप्त कॉपी में जगह है, आप लिखिए ना साहब जी, थोड़ी सा स्पेस छोड़ दीजिए, लाइन छोड़ दीजिए 2 पैराग्राफ के बीच में, एक अच्छा लुक वाइज नज़र आएगा, एक पॉजिटिव माइंड सेट बनता है उससे। फिर भी काफ़ी अच्छे नंबर हैं। थैंक यू, जय हिंद।